फोटोन पिक्चर, फोटोन पिक्चर आपको कैसे समझना है, फोटॉन्स को किस तरीके से आप विजुलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फोटोन पिक्चर। ठीक है, कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, मैं वही बता रहा हूँ, वही फोटोन पिक्चर था जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ विद हेडिंग। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे बारिश, जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, और बारिश ऐसे होनी है, ठीक है, तो बारिश जो होगी उसकी जो बूंदे हैं, ड्रॉपलेट्स, वो ऐसे 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 बारिश के साथ नीचे आएंगी। तो बारिश बेसिकली कुछ थोड़ा नहीं है, बारिश क्या है, कलेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट्स, कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स। तो जब ये बारिश की बूंदें गिरेगी, ठीक है, तो इस सरफेस में यहाँ पे आकर टकराएंगी। ठीक, तो जिस प्रकार से आप रेन कंपोज्ड ऑफ ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स आप मानते हैं, उसी प्रकार से आप रेडिएशन मानिए, रेडिएशन, और रेडिएशन की ड्रॉप्स होती हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो जिस प्रकार से बारिश में जो कंटेन्ड वाटर होता है, ठीक है, जिस प्रकार से रेन में जो कंटेन्ड वाटर होता है वो छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है, उसी प्रकार से रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि किसी भी सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर हमने रेडिएशन को इंसिडेंट कराया है, तो इसका मतलब ये समझिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बारिश किसी चीज़ के ऊपर गिरती है, तो जो बारिश का पानी होता है वो बूंदों के फॉर्म में गिरता है, यानी बूंदें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वाटर के, उसी प्रकार से, बिना लिफाफे वाले पैकेट, है ना, उसी प्रकार से जब रेडिएशन किसी सरफेस के ऊपर गिरेगा तो रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में गिरती है, उनको हम फोटॉन्स कहते हैं। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड फोटोन पिक्चर माय डियर। आई बात समझ में? तो क्लियर है? तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये लिखवाने वाली चीज़ नहीं है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन गिराया जाएगा तो रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, उनके फॉर्म में आता है। यानी रेडिएशन गिरता है यानी बहुत सारे फोटॉन्स आके सरफेस से टकराते हैं। उसी प्रकार से जैसे बारिश होती है तो बारिश का पानी बूंदों के फॉर्म में सरफेस से टकराता है। दिस इज कॉल्ड फोटोन पिक्चर। ठीक है, अब आपको फोटोन का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताते हैं कि फोटोन है क्या। बार बार मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, तब से बार बार बोल रहा हूँ कि फोटोन है इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। चलिए हेडिंग डालते हैं, फोटोन। क्या है फोटोन? फोटोन है इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ हाई स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है,
फोटोन is a packet of energy. फोटोन इज अ पैकेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी का ये क्लियर रहेगा कि रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उसका एक पार्ट होता है, मतलब रेडिएशन में जो एनर्जी आती है उसकी थोड़ी सी जो एनर्जी होती है वो फोटोन की फॉर्म में है ना। तो फोटोन इज अ पैकेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, समझ गए ना। मतलब जो रेडिएशन गिराया जाएगा तो रेडिएशन में जो टोटल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक होता है, उसी को फोटोन कहते हैं। तो वही है, फोटोन इज अ पैकेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच travels in a straight line with a high speed कितनी हाई स्पीड? हर रेडिएशन की स्पीड उतनी होती है 3×8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहाँ? वैक्यूम में या एयर विद हाई स्पीड। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी which travels in a straight line with high speed, for example 3×8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक फोटोन में आखिर एनर्जी कितनी होती है। चलो इतना तो मैंने बता दिया कि हमने रेडिएशन गिराया, रेडिएशन में बहुत सारी एनर्जी थी, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में टूटी हुई थी। तो उस छोटे छोटे पैकेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार एक फोटोन में एनर्जी होती कितनी है। तो मैं अब अगली हिंट डालूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी ऑफ अ फोटोन। बहुत सीधी सी चीज़ है, फोटोन पिक्चर को याद करिए, आप खुद समझ जाएंगे। बारिश कई प्रकार की होती है, एक होती है जिसमें बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, एक होती है जिसमें ओले गिरते हैं बड़े बड़े, एक होती है जिसमें भीनी भीनी बारिश होती है ना, जिसमें कम कम इस तरीके से मतलब पानी होता है, एक एक बूंद, मतलब बूंद का साइज़ बहुत छोटा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप फोटोन को भी समझिए कि अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन के फोटोन में, भाई बनी बात है, बारिश है, अलग अलग प्रकार की बारिश में अलग अलग प्रकार की बूंदें आती हैं। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के रेडिएशन में अलग अलग प्रकार के फोटॉन्स आएंगे। सिंपल सा एग्जांपल मैं समझा देता हूँ फ्रीक्वेंसी से। पहले बारिश को समझिए। अगर बड़े बड़े ओले वाली बारिश हो रही है, ओले का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, इसमें बर्फ़ जैसी स्थिति बनी हुई होती है, उसमें ये है। जो भारी मूसलाधार वर्षा जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बारिश जब होती है तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, यानी कंटेंट ऑफ वाटर ओले से तो कम होता है लेकिन फिर भी काफ़ी होता है। फिर वो जो भीनी भीनी बारिश होती है उसमें बूंदों का साइज़ बहुत छोटा छोटा होता है। ये ऐसे क्लासिफिकेशन हो गया बारिश का। ऐसे ही आप फोटॉन्स का और रेडिएशन का कनेक्शन कह सकते हैं। सीधा सा एक फैक्टर मैं आपको बता दूं, ऐसा रेडिएशन जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सॉरी, ऐसा रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसका उस रेडिएशन के फोटोन में हमेशा एनर्जी ज़्यादा होगी। बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। मतलब बारिश ज़्यादा होनी है, मूसलाधार वर्षा होगी, उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो बड़ी बड़ी होंगी, मतलब उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा।
अगर बारिश थोड़ी थोड़ी ही होनी है, ठीक है, मतलब अगर पानी कम गिरना है तो भीनी भीनी बारिश होती है, छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, उसमें पानी का अमाउंट कम होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर फोटोन किसी ऐसे रेडिएशन का है, समझ रहे हैं ना, जैसे बूंद बारिश की होती है वैसे ही फोटोन किसका होता है, रेडिएशन का होता है। तो अगर फोटोन एक ऐसे रेडिएशन का है जिसका क्या कहेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली उस फोटोन में एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फैक्टर्स affecting energy of a photon, factors affecting energy of a photon, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to frequency of corresponding रेडिएशन, मतलब जिस रेडिएशन की वो फोटोन की बात हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज, कहने का मतलब हुआ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये सिंबल न्यू कहलाता है, इसका सिंबल है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ठीक है बेटा। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगा के यहाँ पे कांस्टेंट आता है h, कहता है h, इस h को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। पहली बात तो फॉर्मूला बन गया, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी E बराबर h न्यू होती है, जहाँ पे h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ऊपर लिख देता हूँ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वैसे बोर्ड एग्जाम में वैल्यू दी जाती है इसकी, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की, उतनी ज़्यादा उस रेडिएशन में मौजूद जो फोटॉन्स हैं, उस हर एक फोटॉन की एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो उसके रेडिएशन में जो फोटॉन पाया जाएगा, उस फोटॉन में भी ज़्यादा एनर्जी होगी। इसके आगे वेवलेंथ का इससे इन्वर्स रिलेशन होता है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, higher is the frequency of incident radiation greater
या higher will be the energy of photons of the radiation. Higher is the frequency of the incident radiation, greater will be the energy of the photon, of the radiation, and vice versa. आगे देखिए, ठीक। अब जरा रिलेशन देख लेते हैं वेवलेंथ से, ठीक है। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं, एक दूसरे से उनका अपोजिट रिलेशन होता है। दैट्स वाई हम वेवलेंथ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे वेवलेंथ से कनेक्ट करेंगे ना। देखिए सबको पता है कि किसी भी वेव के लिए v बराबर एफ लैम्डा वैलिड होता है। v बराबर एफ लैम्डा है, कुछ लोग v बराबर एन लैम्डा। फॉर एनी वेव, किसी भी वेव के लिए v बराबर एफ लैम्डा होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दूं फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को c से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। मॉडर्न फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को एफ ना लिख के न्यू लिखा जाता है, और लैम्डा को लैम्डा ए लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिखूँ तो इसमें कोई गलती तो है नहीं। काम का फॉर्मूला है, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पुटिंग न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इन, इस फॉर्मूले में जो भी हमने निकाला था E बराबर एच न्यू, जैसे आप न्यू के प्लेस पर, इस प्लेस पर ये रखेंगे तो वी गेट क्या पाएंगे, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। दिस इज ऑल्सो अनदर यूजफुल फॉर्मूला विच इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि होना भी चाहिए था भाई, क्योंकि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोटोन की एनर्जी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक देवरानी जेठानी होते हैं, मतलब दोनों अपोजिट दिशा में चलते हैं, ठीक। तो अगर फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी तो ये बात तय है कि फोटोन की एनर्जी रेडिएशन के वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती, और जो कि आई भी है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। c का मतलब तो आप जानते ही ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है हायर इज द, ठीक है, हायर इज द वेवलेंथ of incident radiation, smaller will be the energy of photon of the radiation and vice versa, ठीक है। तो इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद उसके आगे वाली लाइन में आप ये लिखेंगे, ठीक। ये हो गया।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं फोटोन के बारे में, ठीक है, जो कि अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 5-6 पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं।